झूम ऑन न्यूज मराठी, प्रत्येक घरासाठी, घरातील प्रत्येकासाठी. आजच्या या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते क्लाइड कास्ट्रो, संजय तटकरेजी आणि आमचे बीडचे नेते राम खाडे, चव्हाणजी आणि पत्रकार परिषदेला उपस्थित सर्व पत्रकार बंधू आणि भगिनी. मागच्या काही दिवसापूर्वी ईडीने वक्फ बोर्डच्या कार्यालयावर छापा अशी बातम्या फिरली होती. त्याच दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन आम्ही खुलासा केला होता की बोर्डाच्या कार्यालयावर कुठल्याही छापेमारी झालेली नाही. त्या उलट पुण्यातला एक ट्रस्ट, एंडोमेंट ताबूत ट्रस्ट, या प्रकरणामध्ये जे FIR बोर्डाच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आला होता, त्या प्रकरणामध्ये चौकशी ईडीने सुरू केली. आम्ही त्याचे स्वागत करतो. काही अधिकाऱ्यांना त्यांनी ज्या विचारलेल्या निश्चित रूपाने ते त्यांना जे काही माहिती आहे ते पुरवत आहे. आणि त्याचबरोबर मी आपल्याला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रामध्ये बोर्डाच्या माध्यमातून एकंदरीत 11 FIR आम्ही दाखल केली. त्याच्यात पहिला FIR दर्गा हजरत जियाउद्दीन रफाई, देगलूर तालुका, जिल्हा नांदेड, ही FIR दाखल करण्यात आली. त्याच्या तारीख आणि तपशील मी आपल्याला सर्क्युलेट करणार आहे. त्याचबरोबर दर्गा हजरत मौलाना साहेब, पैठण तालुका, पैठण जिल्हा औरंगाबाद, हे FIR दाखल करण्यात आलेली आहे. त्याचे पण तारीख आणि FIR नंबर आपल्याला देणार आहे. तिसरा दर्गा बुरहान शाह वली, ईदगाह व कब्रस्तान, जिंतूर रोड, परभणी, हे FIR दाखल करण्यात आलेली आहे. दर्गा बुरहान शाह वली, ईदगाह व कब्रस्तान, जिंतूर रोड, परभणी, हा चौथा FIR आहे. पाचवी FIR दर्गा बुरहान शाह वली, ईदगाह व कब्रस्तान, जिंतूर रोड, परभणी, त्या सहाव्या कब्रस्तान, मस्जिद आणि मजार शाह आलम शाह, सुलेमान शाह मस्जिद, तालुका परतूर, जिल्हा जालना. ताबूत एंडोमेंट इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट, पुणे. जुम्मा मस्जिद बदलापूर, ठाणे. दर्गा नूरुल हुदा खानका मस्जिद, कब्रस्तान, दिल्ली गेट, औरंगाबाद. आणि 2 गुन्हे आष्टीमध्ये, मस्जिद मौजे देवस्थान, तालुका आष्टी, जिल्हा बीड. दर्गा गैबी पीर साहेब, कब्रस्तान मस्जिद मौजे चिचपूर, तालुका आष्टी, जिल्हा बीड. आणि त्याचबरोबर आणखीन एक प्रायव्हेट लोकांनी एक मस्जिदीच्या बाबतीत गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्याची पण माहिती शेख मोहम्मद बुवा देवस्थान, टाकळी, रुई, असे हे मस्जिद आणि दर्गाचे आष्टीमध्ये 3 गुन्हा दाखल. एकंदरीत आष्टीमध्ये 3 दर्गा आणि मस्जिदच्या जागेवर बेकायदेशीरपणे जे
सर्व्हिस इनाम जमीन होती, त्याला मदत इनामच्या फेरफार करून अधिकाऱ्यांनी त्या जागेचा खालसा केला, खाजगी नाव त्याच्यावर चढवण्यात आले आणि ते प्लॉटिंग करून वेचण्याचं काम सुरू झालं होता. आणि आमच्याकडे तक्रार आल्यानंतर आम्ही ह्या 2 FIR दाखल केलेले. त्याचबरोबर आमचे कार्यकर्ते राम खाडे साहेब इथे बसले. त्यांनी आष्टीमध्ये एकंदरीत 10 देवस्थानाच्या जमिनीच्या घोटाला त्यांनी समोर आणलेला. त्यामध्ये हिंदू देवस्थानच्या 7 जागा आहेत. मुर्शदपूर, एकतालीस एकर 32 गुंठे, म्हणजे आधीचा मी तुम्हाला हे वक्फ बोर्डाचे ते जमिनीच्या एरिया सांगतोय. वक्फ बोर्डाच्या एकंदरीत 213 एकर जमीन आहे. त्याच्यात मस्जिद इनाम 60 एकर, रुई नलकोल 103 एकर, देवी निमगाव मस्जिद इनाम 50 एकर, म्हणजे मस्जिद इनाम आणि दर्गा इनाम 213 एकर जमीन एकत्रित आहे. त्याचबरोबर मंदिरांच्या जागेचा पण खालसा करण्याचं काम आष्टीमध्ये झालेलं आहे. ते मुर्शदपूर विठोबा देवस्थान 41 एकर 32 गुंठे, पांढरी तालुका आष्टी खंडोबा देवस्थान 35 एकर, श्रीराम देवस्थान कोयला तालुका आष्टी 29 एकर, चिखली हिंगणी कोयाळ श्रीराम देवस्थान 15 एकर, चिंचपूर रामचंद्र देवस्थान 65 एकर, बेलगाव खंडोबा देवस्थान 60 एकर आणि खडकत विठोबा देवस्थान 50 एकर, एकंदरीत 300 एकर जमीन हे हिंदू देवस्थानाची जे सर्व्हिस इनाम ज्याला सांगतो आपण, ते खालसा करण्याचं काम अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हे करण्यात आलेलं आहे. एकंदरीत 513 एकर जमीन हे जे मस्जिद असेल, मंदिर असेल, त्या मालकी कधीही बदलता येत नाही. हा प्रकार 2017 सालापासून सुरू झालेला आहे. त्या काळामध्ये डेप्युटी कलेक्टर शेळके होते, NR शेळके. त्यांनी हे खालसा करण्याचा उद्योग सुरू केल्यानंतर विधानसभेमध्ये याच्या बाबतीत प्रश्न विचारण्यात आला आणि नंतर त्यांना सस्पेंड करण्यात आला होता. त्यानंतर दुसरे अधिकारी आले, प्रकाश अगाव नावाचे डेप्युटी कलेक्टर, आणि 2017 पासून 2020 पर्यंत एकंदरीत देवस्थानाच्या जमीन हडपण्याचा उद्योग या आष्टीमध्ये झालेला आहे. याच्या बाबतीत 2 FIR दाखल असताना व्यवस्थित तपास झाला पाहिजे, त्यासाठी गृहमंत्र्यांकडे तक्रार झाली आणि गृहमंत्री महोदयांनी एक SIT ची नेमणूक केलेली आहे. त्यांच्याकडे 2 गुन्हे हे त्यांनी तपास सुरू केलेले आहे. आम्ही त्यांना विनंती केली की एक पत्राद्वारे मी विनंती स्वतः केली की महोदय, चिंचपूर मस्जिदच्या जागाच्या SIT मध्ये उल्लेख नाही, हे पण एक केस SIT ला दिलं पाहिजे, म्हणजे वक्फच्या जमिनीच्या केससाठी देवी निमगावच्या SIT नेमण्यात आलेली आहे. तिन्ही केस हे SITच्या माध्यमातून ऍडिशनल SP श्री कुमावत हे तपास करणार आहे आणि निश्चित रूपाने याच्यातून सत्य जे बाहेर येणार आहे.
आणि 7 देवस्थानाच्या बाबतीत हे तक्रारी श्री खाडे यांनी केलेलं आहे आणि ती तक्रार तर गृह खात्याकडे करण्यात आलेली आहे, रेव्हेन्यू खात्याकडे करण्यात आलेली आहे आणि त्याचबरोबर श्री राम खाडे साहेबांनी एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कडे पण हे सगळ्या 10 प्रकरणाच्या तक्रारी केलेली. याच्यातून मच्छिंद्र मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी याचा सहभाग आहे. या सगळ्या जागा खालसा करत असताना या कोऑपरेटिव्हच्या माध्यमातून जे बगल बच्चे तयार करण्यात आले त्यांच्या खात्यात पैसे गेले. त्या पैशातून खरेदी खत करण्यात आला आणि त्यामध्ये तिकडचे 2 नेत्यांची नावं या ईडीच्या तक्रारीमध्ये आहे. एक भाजपचे सध्याचे आमदार सुरेश धस साहेब त्यांच्या नाव आहे. त्याचबरोबर आष्टीचे माजी आमदार श्री धोंडे यांच्या नावानी पण हे तक्रार झालेली आहे. आमच्या स्पष्टपणे मत आहे की जो भारतीय जनता पक्ष हे रामाच्या नावाने राजकारण करते, तो भारतीय जनता पक्षाच्या नेते प्रभू रामच्या देवस्थानची जागा हडपताय, विठोबाच्या नावाच्या देवस्थानच्या जागा हडपताय, 7 मंदिरच्या ट्रस्टच्या जागा हडपून हजारो कोटी रुपयाच्या लाटण्याचा धंदा भाजपच्या माध्यमातून झालेला आहे. आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की ईडी सारखी संस्था त्याच्यावर कोणीही अविश्वास दाखवत नाही. या 10 देवस्थान त्याच्यात 3 मुस्लिम लोकांचे देवस्थान आहे, 7 हिंदू देवस्थान आहे. या जमिनीचा हजारो कोटीचा घोटाळा झालेला आहे. SITच्या माध्यमातून वक्फच्या जमिनीच्या बाबतीत हे तपास चालूच आहे. देवस्थानाच्या बाबतीत रेव्हेन्यू मिनिस्टरला सांगून आम्ही ते पण या SIT कडे 7 प्रकरण सोपवावे हे पण विनंती करणार आहोत. आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की या महाराष्ट्रामध्ये जे देवस्थानाची जमीन आहे, तो मुस्लिम देवस्थान असतील, मस्जिद दर्गा असतील किंवा वेगळे वेगळे देवाच्या नावाने ज्या जमिनी या महाराष्ट्रामध्ये आहे, जे जागा हडपण्याचं काम या महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे. निश्चित रूपाने आम्ही हे सुरुवात केलेली आहे. आणि वक्फ बोर्डाच्या बाबतीत बरेचसे तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्याच्या बोर्डाच्या माध्यमातून त्यांना कायदेनी सर्व अधिकार आहे. त्यांना स्पष्ट संकेत देण्यात आलेला आहे की जे तक्रारी तुमच्याकडे उपलब्ध होत आहे, कागद तपासा. कोणी कितीही मोठा माणूस असेल, कुणाची गय करायची नाही आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाई केली पाहिजे. ही कारवाई सगळी सुरू झालेली आहे. आता सगळे कागदपत्र हे जे तक्रार आहे त्याचे परत आम्ही तुम्हाला देणार आहे. एकंदरीत FIR जे बोर्डाच्या माध्यमातून 11 झालेली त्याच्या कागद मी आपल्याला देतोय. आणि त्याचबरोबर राम खाडे साहेबांनी जे काही सगळे दस्तावेज तो शेडके असतील, आगाव असतील, कसं बनावटगिरी करून त्या देवस्थानाचे जमीन खालसा करण्याचं काम केलं, त्या जमिनीचा फायदा राजकीय लोकांनी कसं घेतला याच्या बाबतीत जे कागद आहे ते तुम्हाला निश्चित रूपाने हे आम्ही सादर करू. हिंदी में बोलले फिर मराठी. हो, म्हणजे 513 एकर जे जमीन आहे, 300 एकर हिंदू ट्रस्टच्या आणि एका तालुक्याच्या हे 500 एकर जमीन आहे. धोंडे भीमराव धोंडे माजी आमदार आष्टीचे. आता हे जे धस साहेब आहे ते पण आष्टीचे आमदार एका काळात होते.
मग आता MLC झालेले. आता हे आम्ही एक तालुक्याच्या बाबतीत आपल्याला माहिती देतो. हळूहळू आणखीन काही कागद आम्ही काढतोय आणि देवस्थान जमिनीचा घोटाळा या महाराष्ट्रामध्ये मोठा झालेला आहे. ती माहिती हळूहळू लोकांच्या समोर आणू आणि कुणाचा काही होणार नाही. जो कोणी कितीही मोठा माणूस असेल त्याच्यावर कारवाई करण्याचं काम सरकारच्या माध्यमातून होईल, इतना मैं बोलू इच्छित हूं। साथियों, कुछ दिन पहले ईडी के माध्यम से एक खबर आई कि वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापेमारी की गई। हमने उसी दिन प्रेस लेकर कहा कि वक्फ बोर्ड पर कोई छापेमारी नहीं हुई। जो एंडोमेंट ट्रस्ट है पूना में, जिन्होंने फर्जी कागज बनाकर फर्जीवाड़ा करके जो लैंड एक्विजिशन का पैसा था वो अपने अकाउंट में लगभग 7-8 करोड़ रुपए उन्होंने दिया था। बोर्ड को जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पूना में FIR दाखिल किया बर्न गार्डन पुलिस स्टेशन में और ईडी ने उसकी जांच शुरू की। हम उस जांच की स्वागत करते हैं। जांच आगे बढ़ रही है, अधिकारियों को भी बुलाया जाता है, वो भी सहयोग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के माध्यम से हम लोगों ने 11 FIR दर्ज करने का काम किया है। वो सारे 11 FIR के कागजात मैं आपको दे देता हूं अभी। उसमें 2 महत्वपूर्ण FIR है। एक FIR है मस्जिद मौजे देवी निमगांव तालुका अस्थि जिला बीड। दूसरा FIR है दरगाह गैबी पीर साहेब कब्रस्तान और मस्जिद मौजे चिचपुर तालुका अस्थि जिला बीड। और एक तीसरा और प्राइवेट FIR हुआ है रुई नालकोल मस्जिद इनाम है वो भी। ऐसे कुल मिला के आस्थी में 213 एकड़ के जमीन के घोटाले का FIR बोर्ड के माध्यम से किया गया और स्थानिक लोगों ने कंप्लेंट की कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने एक SIT का गठन करने का काम किया है। जो बीड के एडिशनल SP श्री कुमावत है वो इसकी जांच कर रहे हैं। एक मामला उनके पास नहीं गया, मैंने पत्र देके गृह मंत्री से विनती की है कि तीसरा मामला भी उनके पास दिया जाए और सारी जांच होने के बाद बहुत सारी चीजें उसमें उजागर होंगी। लेकिन सिर्फ मस्जिद या दरगाह की जमीनों का घोटाला नहीं। हमारे पार्टी के नेता है राम खाड़े साहब, इन्होंने और हिंदू मंदिर की जमीनों का घोटाला भी उजागर करने का काम किया है, जिसमें मुर्शदपुर में 41 एकड़ 32 गुंठा जमीन जो विठल भगवान है, विठोबा जिसको हम कहते हैं, उनके ट्रस्ट की जमीन है। पांडरी गांव में तालुका अस्थि खंडोबा मंदिर की जमीन है, वो 35 एकड़ जमीन। और राम जी के नाम पर राम जी देवस्थान कोयाड़ 29 एकड़ जमीन। शिखली हिंगनी कोयाड़ श्री राम देवस्थान 15 एकड़ जमीन। चिंचपुर रामचंद्र देवस्थान 65 एकड़ जमीन। बेलगांव खंडोबा देवस्थान 60 एकड़ जमीन और खड़कत विठोबा देव 50 एकड़ जमीन। मस्जिद और दरगाह की 213 एकड़ और विठोबा श्री राम खंडोबा इन मंदिरों की 300 एकड़ जमीन का एक बड़ा घोटाला किया गया। ये 2017 से घोटाला शुरू हुआ। शेड़के नाम के एक डिप्टी कलेक्टर ने जो सर्विस इनाम जमीन है उसे मदद इनाम बताकर उसका खालसा करने का काम किया। प्राइवेट लोगों के नाम पे उसका 60/12 तैयार किया गया और उस जमीन पे प्लॉटिंग करके
हजारों करोड़ का व्यवहार किया गया है। 2017 से शुरू होने के बाद विधानसभा में सवाल उठाया गया, शेड़के को सस्पेंड किया गया। उसके बाद एक दूसरे अधिकारी आए अगाव नाम के, उन्होंने ये श्रृंखला जारी रखा। इसकी कंप्लेंट हम लोगों के पास आने के बाद, खास करके मस्जिद और दरगाह के, हमने बोर्ड को भेजा कि इसकी जांच करो। बोर्ड ने पाया कि गलत तरीके से म्यूटेशन किया गया और बोर्ड ने 2 एफआईआर दर्ज कराया और एक संबंधित लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है। जहां तक 7 मंदिरों की जगहों का सवाल है, उसकी कंप्लेंट होम डिपार्टमेंट में की गई है। हमारे राम खाड़े साहब वहां के कार्यकर्ता हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में की गई है, निश्चित रूप से उसमें भी एफआईआर दर्ज होगी। और राम खाड़े साहब ने ये सारे दस्तावेज निकाले हैं, किस तरह से ये सारा फर्जीवाड़ा करके 513 एकड़ जमीन, जिसमें 300 एकड़ मंदिर की, 213 एकड़ मस्जिद की जमीन, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सुरेश धस साहब और पूर्व वहां के विधायक धोंदे साहब, इनके मिली भगत से की गई है। इसकी कंप्लेंट राम खाड़े साहब ने ईडी को भी करने का काम किया है। मछिंद्र नाथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से ये सारा पैसा सैफन किया गया, कुल बगल बच्चों को खड़ा किया गया। और जो पार्टी राम जी के नाम पे राजनीति कर रही है, जो पार्टी धर्म का ठेकेदार बनी हुई है, उसी पार्टी के लोग मंदिरों की जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं। ईडी के पास कंप्लेंट की गई है। हमें आशा है कि इस कंप्लेंट को गंभीरता से ईडी लेगी और ईडी तो जांच अपना करे। मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला है ये। साथ ही साथ एसआईटी के माध्यम से चीजें आगे बढ़ रही है और जो भी कागजात है अभी हम आपको देंगे कि किस तरह से 2 डिप्टी कलेक्टर और नेताओं के मिली भगत से हजारों करोड़ की जमीन का ये घोटाला है। ये सिर्फ एक तहसील का है। वक्फ बोर्ड, जो बोर्ड के मातहत जमीनें हैं, जिसे जिस तरह से गड़बड़ी करके किसी ने हड़पा है, उसकी जांच अलग अलग चीजों की हो रही है। जैसे जैसे कागजात सामने आ रहे हैं, एफआईआर दाखिल करने का सिलसिला शुरू है। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में मस्जिद मंदिर की जगहों को लूटने का बड़ा एक रैकेट था, जिसके खिलाफ मुहिम हमने शुरू की है। वक्फ बोर्ड जो बोर्ड के मातहत है, वो सारी मुहिम के तहत जिन लोगों ने भी किया होगा कार्रवाई करेगी। और अभी आज 7 मंदिर के मामले हमने निकाले हैं। आने वाले दिनों में हम लोग और कुछ मंदिरों के कागजात आपके सामने रखेंगे। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करती है और श्री राम जी के मंदिर ट्रस्ट की जगह हड़पने का काम करते हैं। विट्ठल भगवान के नाम की जमीन को हड़प करने का काम करते हैं। खंडोबा मंदिर की जमीनों को हड़प करने का काम करते हैं। हमें लगता है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बहुत सारे चेहरे इसमें आएंगे सामने और इस विषय में जैसे जैसे कागजात मिलेंगे हम लोग आपके सामने रखने का काम करेंगे। नहीं, अभी देखिए 2 लोगों के नाम के साथ राम खाड़े साहब ने ये सारी कंप्लेंट दर्ज की है ईडी के पास, गृह विभाग में। और इन्होंने जितने कागजात निकाले हैं, वो जिस तरह से श्री शेड़के 2017 से या अगाव ये दोनों अधिकारियों के मिली भगत से आष्टी में लूटमार हुई है, वो सारे दस्तावेज है। आप लोगों को पीडीएफ बना के हम देंगे और हमें लगता है जैसे जैसे जांच बढ़ेगी तो जो जो इसमें लिप्त होगा उसका नाम सामने आएगा। मंदिर के मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कंप्लेंट है। और हमें लगता है कि जल्द उसको लेके भी एफआईआर दर्ज कराएंगे।
अगर सवाल है, कल आपने ट्वीट किया था, परसों आपने कि सुबह सरकारी मेहमान आने वाले हैं, आप क्या डिस्ट्रिक्ट स्वागत करेंगे? आप क्या किया है? बेटे की कंपनी के पास पहुंच गए, क्या देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि जो अगीचा और श्री दरवेश की कंपनी को लेके कोई कार्रवाई हुई है, उनका अधिकार है, वे कर सकते हैं। एक टचवुड रियलिटी नाम की एक कंपनी है जिसमें हमारे लड़के का 20% शेयर है। अगर कोई पैसा बैंक से किसी ने कोई गबन करने का काम किया होगा तो निश्चित रूप से उससे हमारा कोई भी दूर दूर से संबंध नहीं है। ये बात सच है कि उस कंपनी में कुछ पैसा श्री अगीचा ने ट्रांसफर किया था और स्वयं वो दस्तखत करने के अधिकार उनके पास थे और अपने पर्सनल अकाउंट में उसी दिन उन्होंने ट्रांसफर किया। इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग के पास ये कंप्लेंट उनके घरेलू झगड़े में हुई थी और उनकी गिरफ्तारी हुई। उस कंपनी से हमारे लड़के के अकाउंट में या परिवार की किसी के पास 10 रुपया भी कभी हमने लिया नहीं है। वो 7,000 फुट की जमीन पे हम 20% के हिस्सेदार हैं। यूनियन बैंक का अगर कोई घोटाला हुआ होगा तो जांच होने दीजिए, लेकिन उससे दूर दूर का हमारा कोई संबंध नहीं। अच्छा है, अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, एक बादशाह मलिक का कोई मामला आज छपा हुआ है। मलिक होने के कारण नवाब और बादशाह एक ही है, क्या ऐसा कुछ बीजेपी वालों को लग रहा होगा? लेकिन उससे भी हमारा कोई संबंध नहीं। उसके उलट बादशाह मलिक, उनका एक साथी है अफरोज मलिक, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के करीबी हैं। राजनीति में हमारा काम करते हुए ये लोग सदैव हमारे खिलाफ खड़े रहे। बीजेपी के नेताओं के साथ इनकी घनिष्ठ संबंध है और हमें लगता है जांच होगी तो इसमें भी बादशाह मलिक के मामले में भी बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आएंगे। माना जाए कि आप घेरने के लिए बेटे की कंपनी का देखिए, ऐसा है कि मैं हूं, मेरा परिवार हो, देश में कानूनन कारोबार करना ये सभी लोगों का मौलिक अधिकार है। हमारा परिवार इस शहर में 70 सालों से है। पिताजी का छोटा बड़ा कारोबार था, मैंने स्वयं कारोबार किया, मेरे बच्चे भाई बहनोई सभी कारोबार करते हैं और उनका कारोबार करने का अधिकार है। हमारे पास जो भी संपत्ति है, कोई लिस्ट डाल रहा है कि ये संपत्ति इनकी है, वो फलानी संपत्ति है। हाँ, जो हमारी संपत्ति है वो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में हमने जो भी रिटर्न भरा है वो सारे रिकॉर्ड पे है। बेनामी संपत्ति रखना ये हमारा धंधा नहीं है। सारे कंपनी या जो भी व्यक्तिगत हमारे रिटर्न है उसकी स्क्रूटनी कई बार हो चुकी। और मैं आज आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 2015 से लगातार जब मैं बीजेपी पे हमलावर था, ईडी के लोगों ने मेल भेज के हमारे बैंक अकाउंट को जांचने का काम किया। अभी भी कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं, पूछिए। हमें लगता है पूछना, जांच करना एजेंसियों का अधिकार है, लेकिन इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके इशारे पे अगर कोई जांच हो रही है तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और देवेंद्र जी को तो हम सलाह देते हैं कि आपको ओएसडी बनाने में महारत है। कैसे निजी लोगों को सरकारी ओएसडी बनाया जाता है, आपने महाराष्ट्र में सरकार बनाते समय किया। आप बन जाइए एजेंसियों के ओएसडी, बना दीजिए आपके प्रवक्ता को, ईडी का प्रवक्ता, कम से कम तनख्वाह तो चालू हो जाएगी। आपके बगल बच्चे जो बार बार इधर उधर खबरें फैला रहे हैं उनको भी ईडी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्लर्क बनाने का काम कर दीजिए। हमें लगता है बहुत ज्यादा सहयोग होगा। लेकिन ये समझ ले बीजेपी के लोग कि नवाब मलिक को
आप कितना भी डराने का काम करेंगे, नवाब मलिक डरने वाला नहीं है। हमने जो बीड़ा उठाया है फर्जीवाड़ा, अलग अलग चीजों का उजागर करने का, निश्चित रूप से बहुत सारे फर्जीवाड़े हैं, हम फर्जीवाड़ा उजागर करेंगे। इनामी जमीन का फर्जीवाड़ा भी उजागर होगा, बेनामी संपत्ति का भी फर्जीवाड़ा उजागर होगा, एजेंसियों के माध्यम से वसूली का धंधा भी उजागर होगा। पूर्व में हमने बहुत सारे उगाही के मामले उजागर करने का काम किया। हमें लगता है कि कोई गलत हो और कोई व्यक्ति उसे उजागर करने का काम करे तो खाड़े साहब को भी जान से मारने का बार बार प्रयास होता है। इनके खिलाफ भी फर्जी मामले बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे साथी कोई फर्जी मामलों से डरने वाले नहीं है। जो भी गलत होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो गलत चीजें हुई है महाराष्ट्र की धरती में या हो रही है, वो धीरे धीरे हम उजागर करने का काम करेंगे। So I have a question. So today Lok Sabha passed a bill to link voter ID and Aadhaar card, and opposition questioned it, saying it will violate the fundamental rights. But NCP, had in the past suggested the linking of Aadhaar card and voter ID before the Devendra Fadnavis government in 2009. Definitely, our party and myself also, I was saying that there are duplicate voters in the country. A person staying in Mumbai city, having his name in voter list of Uttar Pradesh, Bihar, or any part of a country in villages of the Maharashtra. So a voter should not be a dual voter in the country. Cleanup drive has been done by the Election Commission, but 100% cleanup has not been done. People are enrolling their name in their villages as well as in the cities. So duplication should be removed from the voter list. There is a one mechanism. If you link with the Aadhaar, then definitely if two places the name is there, definitely it will reflect and the voter list will be cleaned up by this decision. But after connecting with the voter ID, it should be not declared to anybody. The data should be preserved. It should be used to check whether a voter is having dual name. We have seen that many of the people are having 5 voter IDs. Even in Mumbai, various constituencies are having triplicate names. Today the election is there in the villages, Nagar Panchayat. The political leader, they enroll people, those who doesn't live in the city area. For short time to win that election, they enroll the name of the voter in cities as well they are having a name in the villages. So we demanded this to clean up the voter list, to clean the duplicate name, triplicate name, but the privacy should be maintained. As bank accounts are linked, mobiles are linked, this should be kept private and it should be used to check any individual having how many names in various constituency of the country. It will be helpful. That's why we had demanded that. The opposition today, the opposition parties question the move. Definitely some questions are there. Government have to clarify how much they will utilize this data. Our only concern to use this data to clean up the voter list of the country. Beyond that, the use of this data should not be there. पार्टी के माध्यम से कई नेताओं ने विधानसभा में
और बाद में भी ये मांग की थी कि महाराष्ट्र के शहरों में, देहातों में बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनकी 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है। कई कई मतदाताओं के 5-5 विधानसभा क्षेत्र में नाम है। जो कोई मतदाता उत्तर प्रदेश का है वो मुंबई में भी अपना नाम डलवाता है और उत्तर प्रदेश में भी उनके नाम होते हैं। वही मतदाता का नाम मुंबई में है, बिहार में है, बंगाल में है, कर्नाटक में है। वही मतदाता का नाम महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में है। हमें लगता है कि चुनाव आयोग ने इसको शुद्ध करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन डबल और ट्रिपल नामों की सूची अभी भी शुद्ध नहीं हो पाई। हमारी मांग थी कि आधार से लिंक होगा तो कम से कम चुनाव आयोग पूरी मैकेनिज्म से जो डबल नाम है, 3 नाम है, वो सारी चीजों को शुद्धिकरण कर पाएगा। इसलिए ये मांग पार्टी के नेताओं द्वारा उठाई गई थी। आज पार्लियामेंट में कुछ सवाल खड़े किए गए हैं। हम जो चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल मात्र मतदाताओं को शुद्धिकरण यादी करने के लिए हो, उसका इस्तेमाल बैंक से ना कनेक्ट किया जाए, मोबाइल से कनेक्ट ना किया जाए। नहीं तो यही डाटा लेके कुछ राजनीतिक दल SMS शूट कर देंगे, कुछ राजनीतिक दल व्हाट्सएप पे कितने लोग हैं ढूंढ लेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला देंगे। तो सरकार को ये क्लियर करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग आधार लिंक का जो कार्यक्रम है, मात्र जो मतदाता सूची है उसके शुद्धिकरण से आगे जाकर किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल ना हो। हमने जो मांग की थी, जो डबल और 3 बार जिनके नाम है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम है, वही मतदाता अलग अलग जगह जाके चुनाव में हिस्सा लेता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। इसलिए हम लोगों ने ये मांग रखी थी। सीएम का जो बयान आया था कि महाराष्ट्र में रहने वाले कर्नाटक जो है उन्हें हम वापस देने के लिए तैयार हैं, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमेशा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच ये बॉर्डर इशू जो है वो हमेशा एक बड़ी इशू रहा है। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को समझना पड़ेगा कि पूरे देश के सभी नागरिकों के देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने, रहने और संपत्ति अर्जित करने का मौलिक अधिकार है। कर्नाटक के लोग यहाँ पे हैं अपनी खुशी से, हम उसको अपना भाई मानते हैं। पूरे देश के लोग इस महाराष्ट्र की धरती पे हमने कभी द्वेष नहीं किया, लेकिन जो मराठी भाषिक लोग हैं उनके साथ कर्नाटक की सरकार का द्वेष है। मराठी भाषा के प्रति वो द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं। जो मराठी बोलने वाले लोग हैं उनकी मांग रही है कि बेलगांव, कारवार के जो मराठी बोलने वाले गांव हैं उन्हें महाराष्ट्र में मिलाया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बातचीत से हल हो, हमारा प्रयास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मराठी बोलेगा, जो महाराष्ट्र एकीकरण की बात करेगा, उसके साथ द्वेष भाव से कोई कार्रवाई हो। और हद तो यह हो गई कि मराठी का विरोध, महाराष्ट्र का विरोध, ये विरोध छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा की विडंबना तक पहुंच गया। और हमें बताते हुए दुख होता है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री उस घटना को छोटी मोटी घटना कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज देश के लोगों की अस्मिता है। अगर वो कोई उनकी विडंबना करे प्रतिमा की, तो जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें पकड़ा जाए, कठोर कार्रवाई हो। छोटी मोटी बात करके उन्हें बचाना ये उचित नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री अपने शब्द वापस लें और मराठी भाषा के द्वेष और महाराष्ट्र का द्वेष ये महाराष्ट्र तक ना ले जाए, हम उनसे विनती करते हैं। महाराष्ट्र एकीकरण समिती जी मराठी भाषिकांसाठी तिथं लढते, त्या समितीवर आता प्लॅन करायचा असा प्रस्ताव आलेला आहे तिकडच्या विधिमंडळामध्ये आणि त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की आम्ही याबाबत माहिती घेऊ आणि मग तुमची कारवाई करू. तर मराठी भाषिकांसाठी जी काम करते त्यांना प्लॅन करण्याची ज्या पद्धतीने कर्नाटकामध्ये मराठी भाषिक, मराठी माणसावर अन्याय बरेच दिवसापासून होत आहे, आजच्या घडीला
ते मर्यादेच्या पलीकडे गेलेलं आहे. जो विषय सीमावाद आहे निश्चित रूपाने त्याचा तोडगा निघाला पाहिजे. पण भाषेवर प्रेम करणारी लोक देशभर असतात. आजच्या घडीला मराठी भाषेला विरोध, महाराष्ट्राला विरोध आणि ते त्याच्या पलीकडे जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेच्या विडंबना करण्याचं काम करत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री सांगताय हे छोटी मोठी घटना आहे. मला वाटते छत्रपती शिवाजी महाराज या देशाची अस्मिता आहे. त्यांनी ज्या प्रकारे इथे वक्तव्य केलेलं आहे त्यांनी तात्काळ मागे घेतलं पाहिजे आणि जे काही प्रश्न असतील सुप्रीम कोर्टात आहे त्याच्यात तोडगा निघू शकते. पण जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत मराठी भाषिक मराठी माणसा एकीकरण समितीच्या वर जे अन्याय होते आता विधानसभेमध्ये प्रस्ताव येत आहे त्याच्या आम्ही निंदा करतो आणि या कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना आम्ही बोलू इच्छितो, तुम्ही महाराष्ट्राकडे बघा. इथे उत्तर भारतीयांची संघटना आहे, दक्षिण भारतीयांची संघटना आहे, कन्नडी लोकांची संघटना आहे, त्या पलीकडे जाऊन शेट्टीची संघटना आहे, पुजारी लोकांची संघटना आहे. पण कधी त्यांना बॅन करा अशी मागणी या महाराष्ट्रामध्ये होत नाही. महाराज सर्वांना सामावून घेत आहे. या देशातल्या प्रत्येक नागरिकांना कुठे राहायचं आहे, कुठल्या पद्धतीने जगायचं आहे, कुठे संपत्ती अर्जित करायची हे मौलिक अधिकार असताना त्याच्यावर गदा आणण्याचं काम जर कर्नाटक सरकार करत असेल ते महाराष्ट्राची जनता त्याला सहन करणार नाही. त्यांनी या प्रकारचे प्रस्ताव तात्काळ स्थगित करावे आम्ही ही मागणी करतो. एक प्रश्न होता जी महत्वाकांक्षी योजना आहे महाविकास आघाडी सरकारची शिवभोजन थाळी, त्याच्यामध्ये आता घोटाळा थोडा शिवभोजन थाळी केंद्र आहे तिथे खोटी नावं लोकांनी दाखवली जातात आणि पैसे सरकारकडे काढले जातात. हे बघा असं आहे, शिवभोजन थाली योजना हे गरजू आणि गरीब लोकांना स्वस्थ भोजन देण्याच्या योजना महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या आहे. काही ठिकाणी जर खोटी नावं दाखवून कोणी पैसे लाटत असतील तर निश्चित रूपाने त्याच्या इन्क्वायरी करून त्यांच्यावर कारवाई सरकारच्या माध्यमातून होईल. गरिबांच्या पोटाचं जेवण कोणी खात असेल तर त्याला अजिबात सरकार सोडणार नाही. देवेंद्र फडणवीस ने मांग की उनका कहना है कि घोटाले के साथ सरकार बहुत अंदर तक इससे हो सकते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए. सीबीआई को देखिए क्या मामला दबाना चाहते हैं. 2016 से फर्जीवाड़ा महाराष्ट्र में चल रहा है. वही सारी कंपनियां हैं जो डिजिटल दलाल महाराष्ट्र में कौस्तुभ धवसे नाम का दलाल था, उसी ने व्यापम घोटाले की कंपनियों के माध्यम से भर्ती का मामला महाराष्ट्र में किया. जांच हो रही है, जांच होने दीजिए. सभी सीबीआई के पास भेज के क्या ठंडे बस्ते में आप डालना चाहते हैं? हमें लगता है कि इसके तार नागपुर के कई लोगों से जुड़े हुए हैं. इसके तार बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं. जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी 2016 से लेके आज तक जिन कंपनियों ने घोटाला किया है जो लोग भी उसमें सम्मिलित हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा. और सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इस तरह की कंपनियों के माध्यम से कोई भर्ती नहीं होगी. टाटा कंसल्टेंसी जैसी कंपनी हो और भी जो नामवंत कंपनियां हैं उनके जरिए क्या संभवतः अगर डिपार्टमेंट इसको लेके सक्षम है तो स्वयं करे. इसको लेके चर्चा कैबिनेट में हुई. आगे कैसे पारदर्शक तरीके से सारी नौकर भर्ती हो इसका प्रयास होगा. लेकिन व्यापम घोटाले वाली कंपनियां 2016 से महाराष्ट्र में काम कर रही थी. जांच हो रही है. देवेंद्र जी घबराइए नहीं, जो भी इसमें गुनहगार होगा उसे सजा दिलाएंगे. केंद्रीय एजेंसियों के पास ले जाकर क्या मामला दबाना चाहते हैं? विश्वास रखिए इसी पुलिस को आपने 5 साल तक गृह मंत्री का पद संभाला, इन पे पूरा विश्वास होना चाहिए. जो भी इसमें गुनहगार होगा उन पे कार्रवाई होगी. ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये 2018 ची पेपर फुटी झाली त्याच्यावर तिला आता अटक करण्यात आलेली आहे. आता पुण्यामध्ये त्याला आपण म्हणतोय की सीबीआयची मागणी फडणवीस यांनीच केली. बघा असं आहे की या महाराष्ट्रामध्ये
नोकर भरतीच्या म्हाडाच्या असेल, आरोग्य विभागाच्या असेल किंवा ग्रामविकास विभागाच्या असेल, त्याच्यावर बऱ्याचशा पेपरफुटीच्या प्रकरण समोर आले. राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला आहे की त्या कंपन्यांना आता ब्लॅकलिस्ट करायचं काम द्यायचं नाही. पण ही सगळी कंपन्या आमच्या IT डिपार्टमेंट त्यांनी हे रजिस्टर करून यांना काम देण्यासाठी पॅनल तयार केला होता. ते कौस्तुभ दवसे नावाचा डिजिटल दलाल त्यांनी या सगळ्या कंपन्यांना पोचण्याचं काम केलं होतं. आता हे सगळं तपास सुरू असताना 2016 पासून जितक्या भरत्या या कंपन्यांच्या माध्यमातून झालेल्या आहे त्याचा तपास सुरू असताना आता नागपूरपर्यंत लोकांच्या हे कनेक्शन याच्यात निघत आहे. व्यापम घोटाळ्याचे लोक याच्यात सामील आहे. आता तपास होत असताना CBI कडे द्या ही मागणी म्हणजे ह्या प्रकार दाबण्याचा आहे काय? महाराष्ट्र पोलीसच्या तुम्ही मुख्यमंत्री असताना गृह खाता तुम्ही चालवत होते. आता महाराष्ट्र पोलिसांवर अविश्वास का दाखवताय? म्हणजे 2016 पासून तपास सुरू झाल्यानंतर बरेचशा गोष्टी बाहेर येतील. त्यासाठी CBIला द्या ही मागणी म्हणजे लोकांना वाचवण्यासाठी हे मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. तुमचं म्हणणं आहे की या सगळ्या कंपन्यांचा पॅनल जे आहे ते आधीच्या सरकारने केलं. हो, आधीच्या सरकारने जे डिजिटल सगळं भानगड सुरू केला होता त्या सरकारने या कंपन्यांच्या काही पॅनल तयार केला होता. या कंपन्यांच्या माध्यमातून बऱ्याचशा भरत्या झाली. व्यापमच्या पण त्यांचा लिंक आहे. आता तपास चालू असताना 2018ची पण काही प्रकरणं समोर येत आहे. TETच्या परीक्षेमध्ये पण समोर निश्चित रूपाने हे आमच्या एज्युकेशन विभागाने सांगितलेल्या मंत्र्यांनी की आम्ही 2016 पासून हे तपास करू. या कंपन्यांनी ज्या ज्या कामं या महाराष्ट्रामध्ये केलेल्या आहेत त्या सगळ्यांचा तपास होऊ द्या. जे कोणी दोषी असतील निश्चित रूपाने त्यांच्यावर कारवाई होईल. त्यावेळेला सुद्धा जबाबदारी तक्रारी झाल्या होत्या. त्यावेळेला तुमचा तक्रारी करत होती. कंपन्यांना पुन्हा सरकारने कंटिन्यू करावी. IT डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून ही नावं पुढे होती तर निश्चित रूपाने त्या बाबतीत आम्ही स्वतः बोलत होतो या कंपनीला कामं द्यायचं नाही. तरी त्या लोकांना काही विभागाने निर्णय घेतला असेल त्याचा तपास होणारच आहे. जे कोणी जबाबदार असेल निश्चित रूपाने त्यांच्यावर कारवाई होतील. पण तपास होत असताना CBI कडे द्या म्हणजे कोणाला वाचवण्याच्या कटकारस्थान सुरू झालेलं आहे. सरकार ने शिकायत संचय हो गए और वहीं पे जनता पार्टी ने राष्ट्र को शासन लागू करना है. हमें लगता है कि पिछले 2 सालों से महाराष्ट्र की सरकार जनहित में काम कर रही है. पहले ये कह रहे थे कि सरकार गिरेगी, आज गिरेगी, कल गिरेगी. अब भविष्यवाणी खत्म हो गई. अब पंक्चर सरकार बोल रहे हैं. हमें लगता है इस तरह से बोलने का उनका अधिकार है. लेकिन अमित शाह जी बोले हिम्मत है तो इस्तीफा देकर दिखाओ, चुनाव ले लो. हमारा कहना है पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है 6 महीना पहले. आप लोकसभा बर्खास्त कीजिए, चुनाव करा लो, फिर 6 महीने के बाद हम चुनाव करेंगे. और चंद्रकांत पाटिल जी को समझना पड़ेगा कि सरकारें खरीद फरोख्त से गिराई नहीं जा सकती. SR बुमई में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब तक सरकार सदन के पटल पर बहुमत नहीं खोती उस सरकार को बेदखल नहीं किया जा सकता. हमारे पास जो बहुमत है ना शाम ना दाम ना दंड ना भेद ना पैसा ना डर, हमारी सरकार को कोई बेदखल नहीं कर सकता. एक और आरोप लगाया गया कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए गए पर दारू के दाम कम कर दिए गए. कौन सी दारू है? हमें लगता है वो बीजेपी के लोगों के फैक्ट्री में बन रही है क्या? उन्हें देखना पड़ेगा. कोई भी ऐसा नहीं. झूम ऑन न्यूज मराठी प्रत्येक घरासाठी घरातील प्रत्येकासाठी.